लिए आज हमने स्टूडियो में बुलाया है उज्जैन के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक तिवारी को। हमारे जितने भी दर्शक है, अगर उन्हें किसी प्रॉब्लम हो स्किन से रिलेटेड या कुछ भी, तो इनिशियली क्या वो सिम्टम्स हैं उन्हें नोटिस करना चाहिए और तुरंत जो है डर्मेट या स्किन डॉक्टर के पास आना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्किन जो है वो मिरर है हमारे अंदर क्या चल रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोगों को नेक पर ब्लैकनेस हो जाती है और स्किन टैग हो जाता है, तो ये एक सिम्टम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अच्छा, यूजुअली एक्ने या पिंपल्स को लेकर ये कहा जाता है कि ये ओनली फीमेल्स में प्रॉब्लम आती है या फिर सिर्फ लड़कियों को प्रॉब्लम है। सो ये जो मिथ है इसको आप कैसे ब्रेक करना चाहते हैं और इसके लिए हमारी ऑडियंस को क्या चाहिए? जेंडर का इसमें कोई रोल ही नहीं है। एक एडल्ट ऑनसेट एक्ने आजकल एक नया एंटिटी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, पर लोग ये नहीं समझते या समझना नहीं चाहते कि एक छोटी सी स्किन की प्रॉब्लम भी आगे जाके बड़ी हो सकती है और कई बार वो परमानेंट हमको डिसेबिलिटी दे सकती है या परमानेंट कोई स्कार दे सकती है, मार्क दे सकती है। आपको कोई भी एक्टिव मॉलिक्यूल सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके यूज़ नहीं करना, ये मेरी, क्योंकि अभी ये इंक्रीजिंगली बढ़ता जा रहा है और इसके जो अनटूवर्ड इफेक्ट्स है वो मैं रोज़ अपील करता हूँ। अभी बिफोर लास्ट ईयर एक 8 साल की बच्ची थी, उसको एसजेएस हो गया था, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है, पूरी बॉडी की स्किन एक साथ एक्सफोलिएट हो जाती है और जहाँ आप टच करेंगे स्किन वहाँ से बाहर आ जाएगी। मेरे लगभग 9 to 10 ईयर्स की प्रैक्टिस में कई बार लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस भी हमने स्किन में देखी हैं। शायद 6 मंथ्स पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था, तो ही अटेम्प्टेड सुसाइड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर पॉडकास्ट। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत कॉमन है और हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, डे टू डे लाइफ है, उससे जुड़ा हुआ है, विच इज आर स्किन एंड हेल्थ केयर। एंड कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन में हम तमाम जो चीजें हैं वो अपने चेहरे पर लगाने लग जाते हैं या हमारे हेयर पर लगाने लग जाते हैं, विच एंड अप कि वो हमें प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आज उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, आज स्किन से रिलेटेड और तमाम जो जानकारी है वो जानने के लिए, हमारे हेयर के लिए क्या अच्छा है, कौन से वेदर में हमें हमारे हेयर कैसे रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो तमाम जानकारी जानने के लिए आज हमने स्टूडियो में बुलाया है उज्जैन के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक तिवारी को। सबसे पहले हेलो सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारी टीम को दिया एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। सो आपसे आज बात करके हमें मजा आएगा एंड आई होप हमारी जितनी भी ऑडियंस है उन्हें भी ये जानकारी पाकर बहुत अच्छा लगे या उनके लिए बेनिफिशियल हो। सो बेसिक से स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल, एक क्यूरियोसिटी मेरे मन में काफी ज्यादा है, वो मैं जानना चाहूंगी कि एक एज एन स्किन डॉक्टर, एज एन डर्मेट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्क्रीन ट्रीटमेंट तक लिमिटेड है या फिर सोसाइटी और पेशेंट्स के प्रति भी एक ब्रॉडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? हाँ जी, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। एक्चुअली एक डर्मेटोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ट्रीटमेंट तक ही लिमिटेड नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि सोशल मीडिया से हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आजकल गैदर करते हैं, तो हमें कई बार यही पता नहीं चलता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन राइट है और कौन सी रॉन्ग है। तो उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना भी डॉक्टर्स का ही काम है, क्योंकि दे आर स्पेशलिस्ट ऑफ देयर फील्ड। तो अगर हम लोग अपने फील्ड के बारे में अवेयरनेस नहीं देंगे तो कोई नहीं दे सकता है। एग्जैक्टली। तो लोगों के बीच में फिर बहुत सारे मिथ्स प्रेवलेंट हो जाते हैं और वो कुछ भी उसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस नहीं ले पाते। जी। इसीलिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किन ट्रीटमेंट तो है ही, इसके अलावा स्किन अवेयरनेस और स्किन के बारे में जो कॉमन कंडीशंस हैं उसके बारे में थोड़ा सा जागरूकता या नॉलेज देना, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो ये तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करी, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाई ओनली डर्मेट एज अ प्रोफेशन, एज एन करियर आपने चूज करा एंड आपकी जो जर्नी रही है वो कैसी रही है? हाँ, तो डर्मेटोलॉजी मैंने क्यों चूज़ किया, इसके पीछे एक छोटी सी एक वजह है। एक्चुअली जब हम इंटर्न में हमें ट्रेनिंग ले रहे थे, तो कई बार जब स्किन ओपीडी में हम लोग काम करते थे, तो विटिलाइगो या सोरायसिस या एलोपेशिया एरियाटा जैसी बहुत ही फिजिकली दिखने में बहुत ही चैलेंजिंग केसेस, जिससे किसी भी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो सकता है और उसकी डे टू डे लाइफ इफेक्ट हो सकती है और विजिबली सामने। तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी टच करती थी। मुझे लगता है कि डर्मेटोलॉजी इज़ नॉट ओनली अबाउट एस्थेटिक्स, इट्स अबाउट क्लिनिकल, कि आप क्लिनिकली कैसे पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस, उसकी पर्सनैलिटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ें शायद मुझे डर्मेटोलॉजी की तरफ खींच के लाई और इसीलिए मैंने फिर डर्मेटोलॉजी का अपना पैशन बनाया। ओके,
जब आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी, आपने इसको और डीपली रिसर्च और स्टडी करना स्टार्ट किया, आपकी जर्नी का कोई ऐसा फेज रहा हो जो आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा हो, या उस समय कहीं ना कहीं मोराल डाउन हुआ हो, बट स्टिल आपने इसको कंटिन्यू करा? तो ऐसा कोई फेज या कुछ जर्नी आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। इनिशियली जब मैं प्रैक्टिस स्टार्ट किया था उज्जैन में, तो मैंने देखा कि यहाँ पर लोगों में स्किन के लिए अवेयरनेस की बहुत कमी थी उस या समय। उस समय सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, लोग भी इतने एक्टिव नहीं थे, तो सेल्फ ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस था। लोग छोटी से छोटी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर के पास जाना या डर्मेट के पास जाना पसंद नहीं करते आज भी। यस। उन्हें लगता है कि इतनी सी बात के लिए हम डॉक्टर के पास क्यों जाएँ? हाँ, अगर 2 दिन से आपको फीवर नहीं उतरा है, तो आप भाग के डॉक्टर के पास जाओगे, क्योंकि फीवर इज़ कंसीडर्ड एज़ अ बिग थिंग। पर लोग ये नहीं समझते या समझना नहीं चाहते कि एक छोटी-सी स्किन की प्रॉब्लम भी आगे जाके बड़ी हो सकती है, और कई बार वो परमानेंट हमको डिसेबिलिटी दे सकती है, या परमानेंट कोई स्कार दे सकती है, मार्क दे सकती है। तो स्टार्टिंग में जो चीज़ हमको बहुत बेनाइन या छोटी-सी लग रही है, वो आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेट भी हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि छोटी से छोटी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी हमको डर्मेट का ओपिनियन लेना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जब अवेयरनेस की बहुत कमी थी, तो ये चैलेंजिंग था कि लोगों को कैसे अवेयर करना और उनको ये समझाना कि इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि सबको इंस्टेंट चाहिए, और स्किन में इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस, मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ पेशेंट एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर। तो अगर दोनों में ही पेशेंस है, तो ही ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो पाता है। अगर दोनों में से एक भी इम्पेशेंट है, तो ट्रीटमेंट फेल हो जाता है। तो ये बहुत चैलेंजिंग था कि लोगों को पेशेंस बना के रखना। अच्छा, अब चूंकि हम उज्जैन में आपने प्रैक्टिस किया है, तो जो पूरा उज्जैन का आपका प्रैक्टिस सेशन रहा है, जो या जो भी इयर्स रहे हैं, सबसे डिफिकल्ट आपको कोई सा केस लगा हो कि ये केस उज्जैन में आया है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, कुछ ऐसा केस? हाँ, मेरे लगभग 9 टू 10 इयर्स की प्रैक्टिस में कई बार लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस भी हमने स्किन में देखी हैं, क्योंकि स्किन में आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, पर होती हैं। जैसे? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और टेन करके एक प्रॉब्लम होती है, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। इसके अलावा एरिथ्रोडर्मा होता है, या ड्रग रिएक्शन होता है, तो इसमें कई बार मोर्टेलिटी भी हो सकती है। तो दीज आर ऑल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। तो मैंने आईसीयू में और हॉस्पिटल्स में कई बार ऐसे केस मैनेज किए हैं, जो कि रूरल एरिया में वो लोग ट्रीटमेंट ले रहे थे, प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, फिर वो टाइमली यहाँ पर आ गए और वो बच गए। अभी बिफोर लास्ट ईयर एक 8 साल की बच्ची थी, उसको एसजेएस हो गया था, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है, पूरी बॉडी की स्किन एक साथ एक्सफोलिएट हो जाती है, और जहां आप टच करेंगे स्किन वहां से बाहर आ जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि एपिडर्मल और डर्मल के बीच में जंक्शन है, वो सब खत्म हो जाता है। तो उसको हम लोगों ने 1 मंथ तक आईसीयू में रखा था, एंड देन शी सर्वाइव्ड। तो ये इस तरह के चैलेंजिंग केसेस भी हम लोगों ने देखे हैं डर्मेटोलॉजी में। ओके। जब भी इस तरह के चैलेंजिंग केसेस आते हैं, तो यूजुअली जैसा कि आपने भी अभी कहा कि आजकल जो लोग हैं, पहले भी एंड इवन टुडे आल्सो, उज्जैन में इतना अवेयरनेस नहीं फैला है। अगर किसी को एक छोटा एक्ने या पिंपल भी हो रहा है, तो वो नेचुरल रेमेडीज उनको लगता है कि हम कर लेंगे, या फिर सोशल मीडिया पे जाके जो तमाम क्रीम्स अवेलेबल हैं उनको ट्राई कर लेते हैं, या किसी ने सजेस्ट कर लिया ये कर लो वो कर लो। सो इनिशियली कैसे, अगर कोई भी, हमारे जितने भी दर्शक है, अगर उन्हें किसी प्रॉब्लम हो स्किन से रिलेटेड या कुछ भी, तो इनिशियली क्या वो सिम्टम्स हैं उन्हें नोटिस करना चाहिए और तुरंत जो है डर्मेट या स्किन डॉक्टर के पास आना चाहिए? देखिए, ब्रॉडली अगर देखा जाए तो अगर हम कोई एक एग्जांपल लेते, समझिए कि एक्ने का एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमने। अगर 1 या 2 एक्ने हो रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स में प्री मेंस्ट्रुअल इज वेरी कॉमन, तो मेंसेस के जस्ट पहले थोड़ा सा फ्लेयर हो जाते हैं एक्ने, तो इट इज कॉमन। अगर वो आके चले जा रहे हैं, तो देर इज नो नीड टू कंसल्ट डर्मेट, आप उसको लेट इट गो भी कर सकते हैं। पर अगर वो रिकरेंस हो रहा है, अगर वो पेनफुल है, और अगर वो कोई मार्क छोड़ के जा रहा है, कोई स्कार छोड़ के जा रहा है, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, देन इट इज टाइम टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। फिर आप उसको एज इट इज नहीं ले सकते, लाइटली नहीं ले सकते। तो एक बहुत ही बारीक सी लाइन है जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको डर्मेट का कंसल्ट लेना है या नहीं लेना है। और सोशल मीडिया के प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैं बोलूँगा कि नहीं ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। एक इन्फ्लुएंसर ने आपको कोई एक, मान लीजिए कि नियासिनामाइड या सैलिसिलिक एसिड का सीरम प्रिस्क्राइब कर दिया, और वो आपको ऑनलाइन बैठ के उस चीज़ के बारे में समझा रहे हैं। पर डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर कर रहा है कि एक-एक पेशेंट को चैम्बर में ले रहा है। अगर उसके पास बाहर 80 पेशेंट्स भी हैं, तो ज़्यादा बेटर तरीका ये हो सकता है कि वो बाहर जाके बोल देगा कि सब एक्ने वाले एक साथ आ जाएँ, तो आई विल प्रिस्क्राइब फॉर देम टुगेदर। तो उनका भी टाइम बच जाएगा, मेरा भी बच जाएगा। पर हम एक-एक को क्यों लेते हैं? क्योंकि एवरी स्किन इज़ अ डिफरेंट स्किन।
दुनिया में किसी दो लोगों के फिंगरप्रिंट भी जब सेम नहीं है तो दो लोगों की स्किन कैसे सेम हो सकती है? हाँ, पर इन्फ्लुएंसर के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 या 4 तरह की स्किन होती है, तो वो बता देंगे कि आपकी ऑयली स्किन है तो दिस इज फॉर यू, मिक्स्ड है तो ये, और ड्राई है तो ये, खत्म। तो लोग उसी के भंवर में फंस जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको सोशल मीडिया से अवेयरनेस लेना है। आप अपनी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, पर ट्रीटमेंट नहीं लेना है। आपको कोई भी एक्टिव मॉलिक्यूल सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके यूज नहीं करना, ये मेरी, क्योंकि अभी ये इंक्रीजिंगली बढ़ता जा रहा है और इसके जो अनटूवर्ड इफेक्ट्स है वो मैं रोज अपनी ओपीडी में देखता हूँ। पर्सनली जानना चाहूंगी कि और कौन से टाइप्स होते हैं एंड किस प्रकार की ऑयली, ड्राई और सेंसिटिव के अलावा कैसी स्किन्स होती हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स स्किन में हो सकती देखिए, एवरी स्किन इज यूनिक स्किन। या जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कोई एक्ने प्रोन स्किन है या टैन प्रोन स्किन है, इसमें टैनिंग की टेंडेंसी ज्यादा है, या आप समझिए कि इसमें पोर्स क्लॉग्ड हो रखे हैं, या किसी स्किन में मिलाज्मा बहुत इजीली आ जाता है, कोई सनलाइट के लिए बहुत ज्यादा फोटो सेंसिटिव स्किन है। तो मतलब इसमें इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि आप उसमें इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आपको उस हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ता है कि इसमें कौन सा सनस्क्रीन लगेगा, अभी मॉइस्चराइजर की जरूरत है या नहीं है। नहीं तो अभी आपने अगर ऑनलाइन पे देखा होगा तो सीटीएम सीटीएम दिन भर बोलते रहते हैं, मतलब क्लींस, टोन एंड मॉइस्चराइज, वो लोगों ने रट लिया उसको सीटीएम। अब आपकी स्किन कैसी भी हो, आप किसी भी फेज में आपकी स्किन गुजर रही हो, आपको सीटीएम करना है क्योंकि आपने उसको रट लिया है। तो अगर आप इस तरह से बाय द बुक चलेंगे तो फिर ये तो ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ये तो फिर आप समझिए कि एक तरह के हमने एक बुक के हिसाब से लकीर के फकीर हम बन गए, और फिर उसके जब अनटूवर्ड इफेक्ट आते हैं तो फिर हमें मैनेज करना पड़ता है, और फिर जब हम उनको समझाते हैं तब उनको फिर वो बात, तब तक देर हो चुकी होती है, देर हो चुकी है तो और ज्यादा डैमेज हो हाँ, चुकी होती है हाँ, इसके। अच्छा, हम चूंकि उज्जैन की बात कर रहे थे, तो उज्जैन का जो इन्वायरमेंट है वो स्किन को कैसे इफेक्ट करता है अगर हम बाकी जो मेट्रो सिटीज या बाकी सिटीज से कंपेयर करें तो, या यहाँ पर क्या चीजें लोगों को ध्यान में, यहाँ के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्या चीजें लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए फॉर स्किन एंड हेयर एज वेल? देखिए, उज्जैन वैसे तो मॉडरेट जोन में आता है, और हमारा ना तो कोस्टल एरिया में आता है ना बहुत ड्राई एरियाज में आता है, तो हमारा बहुत ही, और मालवा तो वैसे भी मशहूर है कि यहाँ का जो मौसम है, कालिदास ने बहुत कुछ लिखा है मालवा के बारे में कि यहाँ का मौसम मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई के दौरान लगभग सभी मेट्रो सिटीज में रह चुका हूँ, तो यहाँ का मौसम की कोई टक्कर नहीं। चैलेंजेस की हम बात करें तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वाटर यहाँ पे हार्ड है, तो हार्ड वाटर के कारण कई बार क्या होता है कि जब टीडीएस ज्यादा होता है तो हेयर को थोड़ा डैमेज करता है, हेयर की क्वालिटी भी पुअर हो जाती है। जैसे बहुत सारे हमारे पेशेंट है जो बाहर से यहाँ माइग्रेट हुए, तो बताते हैं कि जब जब से हम यहाँ आए उज्जैन या इंदौर, तब से हमारे हेयर काफी ज्यादा डैमेज हो रहे हैं, जब हम वहाँ अपने घर में थे तब हमारे हेयर अच्छे थे। तो इट इज अ वेरी फ्रीक्वेंट कंप्लेंट। तो इसका मतलब ये है कि पानी की क्वालिटी थोड़ा सा, जो हार्ड वाटर है, हार्डनेस ऑफ वाटर, वो एक चैलेंज है। तो ओवरऑल हम लोग सेफ जोन में थोड़ा सा छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के फिर हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें जैसे, छोटी छोटी बातों को जैसे कि आप अगर उसमें 3-4 स्टेप्स में बताऊं मैं, तो आपको सबसे पहले सनस्क्रीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन इज मस्ट फॉर एवरीबॉडी। अधिकतर लोगों को लगता है कि हम लोग तो इंडोर्स में रहते हैं, जैसे आपका काम है या मेरा काम है, तो हमको लगता है कि हम तो बाहर जाते ही नहीं। तो सनस्क्रीन इंडोर्स हो या आउटडोर्स है, आपको सनस्क्रीन आपके लिए मस्ट है। अब सनस्क्रीन कौन सा होना चाहिए वो आपके डॉक्टर से आपको पूछना चाहिए, आपकी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग। प्लस सीजन के हिसाब से भी सनस्क्रीन चेंज हो जाते हैं। लोग एक ही सनस्क्रीन को थ्रू आउट द ईयर लगाते हैं, वो भी, या एक ही फेस वॉश को थ्रू आउट द ईयर अप्लाई करते हैं, वो भी ठीक नहीं है। जब सीजन के हिसाब से हमारी स्किन चेंज हो रही है तो प्रोडक्ट भी चेंज होगा। अभी आपको इन्फ्लुएंसर नहीं बता सकता क्योंकि आपके पास उसका एक्सेस नहीं है, पर आपके पास आपके डॉक्टर का तो एक्सेस है। सो अब चूंकि हम वेदर वाला पॉइंट आया है, सो अभी जो हमारा वेदर है वो हल्का सा मॉर्निंग और हमारा इवनिंग या नाइट में हल्का सा ठंड रहता है, बाकी दिन का जो रहता है वो गर्मी का है। एंड अब धीरे धीरे जो है समर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या हमें हमारी स्किन से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड चीजें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब सीजन या मौसम जो है चेंज हो रहा है, तो अब क्या वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है या फैक्टर्स है जो हमें ध्यान रखने चाहिए स्किन और हेयर से रिलेटेड? तो आपको इंटेंस मॉइस्चराइजर, एटलीस्ट व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन और लाइट लिक्विड पैराफिन का जो कॉम्बिनेशन है, वो तो मॉइस्चराइजर बॉडी में लगाना ही चाहिए। फेस पे मॉइस्चराइजर आपको आपकी स्किन टाइप के हिसाब से चूज करना चाहिए, उसमें अगेन आपको डर्मेट की हेल्प लेना चाहिए, और उसके हिसाब से आपको फेस का ध्यान रखना चाहिए। हेयर में भी ड्राइनेस इस समय बहुत कॉमन है, और प्लस इस समय जो चैलेंज है वो है डैंड्रफ का। तो डैंड्रफ के लिए भी मतलब बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। तो डैंड्रफ में ये है कि लोग इसको परमानेंटली सॉल्व करना चाहते हैं, पर डैंड्रफ में अपने आपके ऑडियंस को भी बता दूं कि डैंड्रफ ऐसी चीज नहीं है जो कि क्योर हो जाए। डैंड्रफ कैन बी कंट्रोल बट इट कैन नॉट बी क्योर्ड। तो उसी लाइन पर स्किन में या डर्मेटोलॉजी में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, जैसे कि सोरायसिस हो गया या विटिलाइगो हो गया,
जिनको हम कंट्रोल तो कर सकते हैं, पर अभी तक उनकी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जिसको हम क्योर कर सकें। अच्छा, अगर किसी को इनिशियली डेज में डेंड्रफ की प्रॉब्लम आ रही है कि पहले नहीं होता था लेकिन अब होना स्टार्ट हो गया है, तो उन्हें इनिशियली अगर नहीं जाना है डर्मेट के पास, या इनिशियली अगर उन्हें खुद घर पे क्योर करना है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, या अगेन डर्मेट के पास ही जाना पड़ेगा? छोटा मोटा डैंड्रफ है तो वो तो जो बाजार में शैम्पूज मिलते हैं हम्म। उसी से लोग कंट्रोल कर लेते हैं। सीवियर है तो फिर आपको बहुत से कंसल्ट। लोगों को सीवियर भी होता है कि उनका वो लोग सब ट्राई कर रहे हम्म हैं बट अगेन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सो फिर उस कंडीशन में उस जो जो भी प्रॉब्लम होता है उसको क्या कहा जाता है, उस कंडीशन में फिर डर्मेट के पास किस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए, वो क्या ये होते आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। डैंड्रफ एक इनिशियल पार्ट है स्पेक्ट्रम का, हैं? जब वो सीवियर हो जाता है, हम्म। या उसमें भी दो तरह की स्केल्स होती है, ग्रीसी स्केल्स होती हैं हम्म। और ड्राई स्केल्स होती हैं, तो उसके हिसाब से हमको ट्रीटमेंट में थोड़ा सा वेरिएशन करना पड़ता है। तो डैंड्रफ एक तरह का फंगल इन्फेक्शन, आप मान लीजिए सीबोरिक डर्मेटाइटिस। अगर इसमें थिक स्केल्स जमा हो जाती है तो वो सीबोसोराइसिस में चला जाता है, मतलब सोराइसिस और सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बीच की कंडीशन। और जब वो और इंटेंस हो जाता है तो स्कैल्प सोराइसिस वो बन सकता है। तो ये सभी कंडीशंस अलग अलग है, उनका मैनेजमेंट अलग अलग है, और इसको सेल्फ ट्रीटमेंट की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओके। कई बार वो बहुत सीवियर होकर फिर वो एक्ने को बढ़ा सकता है। हेयर फॉल उससे हो सकता है। डैंड्रफ इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ हेयर फॉल, स्पेशली इन दिस सीजन। तो ओके। फिर लोग ये समझते हैं कि हमको हेयर फॉल क्यों होने लग गया, हाँ जब हाँ आपका हाँ। डैंड्रफ ही आउट ऑफ कंट्रोल है हम्म। तो फिर हेयर फॉल तो होना ही। अच्छा, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यूजुअली स्किन रिलेटेड चीज़ों से या डर्मेट के पास ये जो प्रोफेशन है, लोग यूजुअली समझते हैं कि ये एक कॉस्मेटिक प्रोसेस है पूरा, कि हम जाएंगे एंड वहां से फेयरनेस क्रीम लेकर आ जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे हमारे बाल। बट आप इस प्रोफेशन को कैसे लेते हैं, या मेन एक डर्मेटोलॉजिस्ट एज एन प्रोफेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो लोगों के दिमाग में एक मिथ सा बन गया है? नहीं, मुझे लगता है अभी भी बहुत सारे लोग, मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग अभी भी मानते हैं कि डर्मेटोलॉजी इज ए होलिस्टिक ब्रांच। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्किन जो है वो मिरर है हमारे अंदर क्या चल रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोगों को नेक पर ब्लैकनेस हो जाती है और स्किन टैग हो जाते हैं, तो ये एक सिम्टम है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। मतलब कि अगर आपका वेट तेजी से बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आगे जाके आपको डायबिटीज होने के चांसेस है। तो ये प्राइमरी मार्कर है कि आपकी नेक पे ब्लैकनेस और स्किन टैग दिखने लग जाएंगे। इसका मतलब है कि इट इज द राइट टाइम टू गो टू अ फिजिशियन फॉर योर चेकिंग ऑफ द ब्लड शुगर एंड इंसुलिन लेवल। तो स्किन हमको ये बता रही है कि आपके अंदर कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम चल रही है। तो यहीं से स्किन की इंपॉर्टेंस की शुरुआत हो जाती है कि आपको एक इंडिकेशन मिल गया कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, मतलब जैसे आपने कहा कि एक कॉस्मेटिक ब्रांच है कि हम ऊपरी लिपापोती कर देंगे और सब मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है जब तक आप अंदर से। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ अपने पेशेंट्स को डे टू डे अपनी ओपीडी में, कि कोई प्लांट है, अगर आप उसके रूट्स में वाटरिंग करेंगे तो उसके लीव्स और फ्लावर्स तो अपने आप अच्छे रहेंगे, लेकिन आप सिर्फ लीव्स और फ्लावर्स को केयर करेंगे, रूट्स पर ध्यान नहीं देंगे, तो प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको होलिस्टिक अप्रोच, अंदर से हीलिंग होना चाहिए। आपका न्यूट्रिशन, डाइट, स्ट्रेस, नींद, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान, वर्कआउट, ये सारी चीज़ों का मिला के स्किन पर इफेक्ट आता है। स्किन में सिर्फ कैप्सूल या क्रीम या फेस वॉश से इफेक्ट नहीं आता। ओके। सो एक और लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा ये मेंटालिटी होती है, मिथ होता है, जो भी हम बोले, कि हम जब तक हमारी स्किन प्रॉब्लम्स या हेयर प्रॉब्लम्स के लिए डर्मेट के पास जाएंगे, उनसे मेडिसिन लेंगे या उनसे ट्रीटमेंट लेंगे, तब तक ही हमारा जो प्रॉब्लम है वो सही कंट्रोल रहेगा, रहेगा। कंट्रोल रहेगा। एंड वंस वी स्टॉप, सो फिर से वो चीजें आने लग जाती है। अब इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा, कि एज एन पेशेंट क्या वो गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आती है? देखिए, हम दो एग्जांपल लेते हैं, कॉमन एग्जांपल एक्ने और हेयर लॉस या हेयर फॉल। तो एक्ने रिकरेंस होता है, इज वेरी कॉमन, कि आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, मैंने आपको 6 मंथ्स बोला, आपने 8 मंथ से ली, पर नेक्स्ट ईयर फिर आ गया। आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ये तो आपने जो बोला था हमने पूरा ट्रीटमेंट किया, फिर एक्ने वापस क्यों आ रहा है? तो एक्ने आपको समझना होगा, इट इज ए मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम। मतलब अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई है, आप जर्नी में हैं, आपके डाइट में गड़बड़ है ना, फिर आपका सन एक्सपोजर हो रहा है, आपके मेंसेस इरेगुलर है, आपके फास्ट फूड जंक फूड बहुत चल रहा है, या आप बहुत सारे कॉस्मेटिक्स अप्लाई कर रहे हो, आप पार्लर ट्रीटमेंट ले रहे हो, वो भी मतलब बिना किसी लॉजिक वाला, तो इनमें से कोई भी चीज़ आपके एक्ने को फ्लेयर कर देगी। तो मैंने आपका ट्रीटमेंट कर दिया,
ट्रीटमेंट अधिकतर पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ कि ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद मेरी जिम्मेदारी कुछ हद तक कम हो गई, आपकी जिम्मेदारी डबल हो गई। डबल हो गई, लेकिन एग्जैक्टली। अभी हमारे यहाँ पर क्या सभी की हमारी मेंटेलिटी कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। हम्म। हमको लगता है हमने ट्रीटमेंट ले लिया, ट्रीटमेंट खत्म, हम डॉक्टर की सारी बातें भूल जाते हैं। जब हमको सीवियर प्रॉब्लम होती है तब तो हम एक एक बात फॉलो करते हैं, जैसे ही हम ठीक होते हैं कौन सा डॉक्टर कौन सा क्लिनिक सब भूल जाते हैं, तो हम वापस बैक टू पवेलियन। हेयर फॉल में भी ऐसा होता है। हेयर फॉल में न्यूट्रिशन के बारे में मैं इतनी काउंसलिंग करता हूँ, मतलब हर पेशेंट्स को, जो भी स्पेशली फीमेल्स में न्यूट्रिशनल हेयर फॉल इज वेरी कॉमन, तो हम न्यूट्रिशन को उनका पूरा लिख के हम उनको गाइड करते हैं। अच्छा, मुझे आपकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप काउंसलिंग भी देते हैं, साथ ही साथ ना सिर्फ ट्रीटमेंट देते हैं बट उसके साथ साथ आप सुनते भी हैं और समझाते भी हैं। बट उन लड़कियों के लिए या उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो बिना किसी सोचे समझे सिर्फ रेफरेंस के तौर पर सैलून्स में चले जाते हैं, मल्टीपल जो फेशियल्स हैं जो उनकी स्किन के लिए होता भी नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, मेरी नज़र में हर प्रोफेशन का एक इम्पोर्टेंस है एंड आई रेस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन, चाहे वो सैलून हो या पार्लर हो या डर्मेटोलॉजिस्ट हो। मुझे ऐसा लगता है और मैं अंदर से इस बात को फील करता हूँ कि जिस चीज़ की आपको ट्रेनिंग मिली हुई है वो चीज़ आपको करना चाहिए। तो अगर जिस चीज़ की मुझे ट्रेनिंग नहीं है वो चीज़ मैं कर रहा हूँ एज एक्सपेरिमेंट, तो वो मैं अपने क्लाइंट के साथ भी अन्याय कर रहा हूँ और मैं अपने अंतरात्मा के साथ भी अन्याय कर रहा हूँ। तो इवन आप ये देखेंगे कई बार हमारे पास जब हाई बीपी या कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट भी आता है तो हम उसको तुरंत फिजिशियन को रिफर करते हैं। तो क्या हमने एमबीबीएस नहीं किया? हमने किया एमबीबीएस, वी कैन ट्रीट इट, बट इफ देयर इज स्पेशलिस्ट अवेलेबल हु इज बेटर देन अस इन दैट फील्ड, तो हम उसको रिफर कर देते हैं। या गायनेक का केस होगा तो हम उसको रिफर कर देंगे। इसी तरह से अगर हमको लगता है कि ये वाला मामला, कई बार हेयर वीविंग या हेयर विग के लिए हमारे पास क्वेरीज आती है, इट इज नॉट अवर वर्क, तो आप उधर जाइए। तो ऐसे ही मुझे लगता है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी एक लिमिट है, आपकी एक सीमा है, आपको सीमा पहचानना आना चाहिए। क्योंकि हम लोग भी वेडिंग के हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं, हम लोग भी पैकेज बनाते हैं, हम लोग भी बहुत सारी रेजुविनेशन ट्रीटमेंट करते हैं, पर हम लोग शादी के 20 दिन पहले ट्रीटमेंट फिनिश कर देते हैं। पर कई बार लोग एग्रेसिव तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं और इलॉजिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, साइंस नहीं होता, तो फिर वो सफर करते हैं। आजकल काफी सारे फेशियल ट्रीटमेंट्स भी आ गए और सबसे आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में हाइड्रा फेशियल बहुत चल रहा है। ये डर्मैट्स तो देते ही हैं लेकिन नॉर्मल जो सैलून्स है वहां पर भी वो लोग देते हैं। उसमें क्या डिफरेंस होता है और लोगों को कहाँ से लेना चाहिए? देखिए, हाइड्रा फेशियल के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। पर्सनली स्पीकिंग मुझे लगता है हाइड्रा फेशियल का बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और एज सच कोई मेरेकुलस रिजल्ट भी नहीं है। तो एक होता है पैम्परिंग इफेक्ट। पैम्परिंग इफेक्ट मतलब आप मेरे सेंटर पर आए, आप अपने काम से, स्टूडियो से दिन भर थक गए, आपको बहुत स्ट्रेस है, तो मैं आपका हाइड्रा फेशियल कर दूंगा। आप 1 घंटे वहां पर आंख बंद करके लेटे हुए हैं, हल्का हल्का सा म्यूजिक चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो आपको लगेगा कि समथिंग इज गोइंग ऑन, तो आपको 1-2 दिन अगले अच्छे निकलेंगे। तो दैट इज हाइड्रा फेशियल, नो मोर देन दैट। हाँ, अगर आपको सच में कुछ करना है तो फिर आपको थोड़ा डीप जाना पड़ता है, उसमें मेडिफेशियल्स आते हैं, लेज़र टोनिंग आती है या कार्बन लेज़र आता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो वाकई में इफ़ेक्ट करती हैं, केमिकल पीलिंग वगैरह जैसी चीज़ें। हाइड्रा फेशियल मैं पहले करता भी नहीं था, पर इतनी क्वेरीज आने लगी, इतना लोग, बहुत है, मतलब पेशेंट सीधे अंदर आएंगे बोलेंगे हमें तो हाइड्रा फेशियल ही करवाना है, आप कुछ भी बोलो। देन आई स्टार्टेड हाइड्रा फेशियल, बट आई नो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा, अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन में ना यूजुअली जो लोग हैं, चाहे वो फेस पे हो चाहे वो बॉडी पे हो, हेयर की बहुत इशू आती है लोगों को एंड यूजुअली वो लोग वैक्सिंग पे शिफ्ट करते हैं या फिर बहुत सी गर्ल्स हैं जो रेजर पे शिफ्ट कर जाती है। वैक्सिंग, रेजर और जो तमाम थ्रेडिंग या जो भी चीजें हैं वो कितनी सेफ है और नहीं है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी इसी टॉपिक पर मैंने एक कंटेंट बनाया था और उसको उज्जैन में, मतलब सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट किया था मैंने लोगों से कि इतना थ्रेडिंग वैक्सिंग का पेन आप लोग क्यों लेते हैं, जब एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है लेजर हेयर रिडक्शन, यूएस एफडी अप्रूव्ड है। तो यूएस के जो एफडीए है, वहाँ का जो मेन बॉडी है जो सब चीज़ों को परमिशन देता है, और वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो ऐसे किसी चीज़ को परमिशन नहीं देते। उन्होंने डायोड लेजर को अनवांटेड हेयर के लिए परमिशन अप्रूव कर रखा है वर्ल्ड वाइड। तो वो चीज़ें उज्जैन में आज हैं और बहुत सारे लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो अगर आपको हार्ड और थिक हेयर है, और जैसे कि अंडर आर्म्स के हेयर हो, अंडर आर्म्स एवरीबडी हेट्स अंडर आर्म हेयर, तो अगर आपको उसको हटाना है, परमानेंट सॉल्यूशन अवेलेबल है, देन व्हाई डोंट यू गो फॉर इट, व्हाई टू टेक अननेसेसरी पेन ऑफ थ्रेडिंग, वैक्सिंग और रेजर, क्योंकि वो तो आपको हर 8-10 दिन में करना पड़ेगा।
और उसमें सीवियर पेन होता है, प्लस उसके कॉम्प्लिकेशंस है, उसमें फॉलिकुलाइटिस हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, वहां पे वॉर्ट हो सकते हैं। अगर एक परमानेंट टेक्नोलॉजी है जो कि आपके हेयर को रिड्यूस कर सकती है। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा कि आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल्स में बहुत कॉमन हो गया, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। पीसीओडी हर 3 में से एक फीमेल को हो रहा है। पीसीओडी का नेक्स्ट मेंस जो सिम्टम है वो है हिरसुटिज्म, यानी कि अनवांटेड हेयर। तो अपर लिप, चिन और साइड लॉक्स में आज से 50 साल पहले 10% फीमेल्स को भी नहीं होता था, आजकल हर तीसरी फीमेल को हो रहा है। तो जब इतना प्रॉब्लम है, देन यू मस्ट गो फॉर लेजर हेयर रिडक्शन। वो इकोनॉमिकल भी पड़ता है, लॉन्ग टर्म में सेफ भी है और काफी इफेक्टिव है। अगर किसी को करवाना है या करवाना चाहते तो अप्रोक्सीमेटली उन्हें क्या बजट लेकर चलना चाहिए? दूसरा, कितनी सिटिंग्स होती है? क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ये रहता है कि नहीं, हमको एवरी नाउ एंड देन फिर अब डॉक्टर के पास विजिट करना ही पड़ेगा, ये तो लाइफ टाइम का एक वो हो गया। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, बहुत सी लड़कियों के दिमाग में या विमेंस के दिमाग में ये चीज रहती है। उस पर आपका क्या टेक है? इसको मैं क्लियर कर सकता हूँ। देखिए, इसमें आपको नंबर ऑफ सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो 5 to 6 सेशंस होते हैं। जितने डार्क, थिक और ब्लैक हेयर होते हैं, काले, कड़क और मोटे बाल, उतना रिजल्ट उसमें जबरदस्त, एक्सीलेंट रिजल्ट। जितने फाइन बाल होते हैं, पतले, रुएदार, ब्राउनिश, उसमें रिजल्ट कम हो जाता है। तो जनरली अपर लिप और चिन के जो बाल होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं, और अंडर आर्म्स के जो बाल होते हैं उसमें 80 to 90% रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इजीली 5 to 6 सेशंस में। अगर पीसीओएस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपका वेट ज़्यादा है, आप ओवरवेट हो, आप फिजिकली बहुत इनएक्टिव हो, तो फिर आपको 7 to 8 सेटिंग्स लगती हैं। और फिर आपको कई बार साल में एक आध बार एक टचअप लेना पड़ता है। टचअप इसलिए क्योंकि लेजर एग्जिस्टिंग हेयर को तो हटा देता है, पर अंदर से जो एंडोजिनस ग्रोथ हो रही है उसको लेजर नहीं रोक सकता। लेजर इज नॉट गोइंग इनसाइड द बॉडी, लेजर इज डिस्ट्रॉइंग द अनवांटेड हेयर। पर आपके हेयर आए क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, ये सोचना पड़ेगा। आपके हेयर इसलिए आए क्योंकि आपकी बॉडी में सब कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा है, इसलिए तो हेयर आए ना। तो अगर वो हेयर आ रहे हैं आपको अंदर से, तो वो साल में 5-10% रिपीट होंगे अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं। अगर आपको कोई हार्मोनल इश्यूज हैं तो 5 to 6 या 7 to 8 सेशंस में काम हो जाता है। चार्जेस डिपेंड ऑन द एरिया, जैसे अपर लिप और चिन का अलग है, हाफ लोअर फेस का अलग है, फुल फेस का अलग है, बॉडी का अलग है। तो वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उज्जैन में मैं आपको बता दूं, इंदौर या किसी भी बड़ी सिटी से कंपेयर करें, उज्जैन इज वेरी इकोनॉमिकल इन एवरी टर्म्स में, चाहे वो ओपीडी कलेक्शन हो या प्रोसीजर फीस हो या डर्मेटोलॉजी की जो हम प्रिस्क्रिप्शंस बनाते हैं। उज्जैन बहुत सस्ता, मैंने इंदौर में भी काम किया हुआ है, तो मुझे अच्छे से पता है कि कितना क्या डिफरेंस है। ओके, सो बेसिकली ज्यादा नहीं लगता है, बहुत नॉर्मल सा रहता है। हाँ, वेल सेड कि उज्जैन हर मामले में अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली बैलेंस्ड है। हाँ। इतना एकदम हाई भी नहीं, लो भी नहीं, नॉर्मल जितना होना चाहिए और उतना। उज्जैन में सब लोग एथिकल हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट, उज्जैन में मॉरली सब लोग स्ट्रांग है और सब लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। मतलब हम ही लोग उज्जैन के लोग हैं, कुछ लोग डॉक्टर बन गए, सब यहीं के लोग हैं, तो वो यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से डील करते हैं। ओके, वेल सेड। अब चूंकि हमने बात की, हम रिमूवल की बात कर रहे हैं, एंड कई बार मैंने से सुना है कि यूजुअली कुछ लड़कियां या इवन बॉयज भी समटाइम्स कुछ हेयर के लिए फेस पे वैक्स करवा लेते, तो उससे क्या स्किन थिनिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो फेस करनी पड़ती है? नहीं, वैक्सिंग या थ्रेडिंग तो सुपरफिशियल प्रोसीजर्स हैं, उससे परमानेंटली ऐसे स्किन को कोई डैमेज नहीं होता है। पर रिकरेंट वैक्सिंग से कई लोगों को फॉलिकुलाइटिस या दाने हो जाते हैं, फुंसियां हो जाती हैं, वो एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। प्लस अगर जिस सेंटर पे आप करवा रहे हैं वहाँ प्रॉपर स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं है, तो एक दूसरे की चीजें कई बार यूज होती हैं, तो क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस यही होते हैं। अच्छा, अब हमने रिमूवल की बात की, लेकिन अब बहुत सारे, स्पेशली ये बॉयज में मैंने देखा है, कई सारी रील्स में भी देखा है कि जिनकी बियर्ड नहीं आ रही है, सो वो उसके लिए अगेन ट्रीटमेंट लेते हैं अगेन। सो वो कितने सेफ है या नहीं है? पैची बियर्ड इज अ कॉमन प्रॉब्लम, तो कई बार उसके लिए हमको कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाने पड़ते हैं। अगर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन या ऐसा कोई हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो हमको पहले उससे डील करना पड़ेगा। अगर वो नॉर्मल है तो फिर हम टॉपिकल और कुछ ओरल मेडिसिन से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट इट इज नॉट अ इजी प्रॉब्लम। मतलब ये इतना आसानी से बाल आते नहीं है पैची। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, सो उसमें ये रहता है कि उनके ट्रीटमेंट्स बिगड़ भी जाते हैं कई बार, एंड उसमें ये रहता है कि उनका जो इतना पूरा एरिया इधर ब्लैक हो जाता है या स्पॉट्स उसमें आ जाते हैं। सो यू आर आस्किंग अबाउट लेजर? या लेजर से ही जो करवाते हैं। देखिए, एक फेमस कहावत है, बंदर के हाथ में उस तरह। तो अगर उस तरह कोई बंदर चलाएगा तो वो काट देगा, अगर कोई प्रोफेशनल चलाएगा बार्बर तो वो एकदम मैजिक कर देगा। तो लेजर इज नॉट इम्पोर्टेंट, द मैन स्टैंडिंग बिहाइंड द लेजर इज इम्पोर्टेंट। उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी ट्रेनिंग, उसका पेशेंट हैंडलिंग,
ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 1% अनटूवर्ड इफेक्ट तो कहीं भी हो सकता है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, पर मैं गाड़ी चलाना नहीं छोड़ दूंगा। तो हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी। तो लेजर इतना सेफ है तभी तो वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। पर अगर उसको चलाने वाला ही गड़बड़ है, क्योंकि हमारे शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं या बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर क्वालिफाइड लोग नहीं हैं। आजकल तो बहुत सारे पार्लर्स में लोग लेजर हेयर रिडक्शन करवाते हैं। एग्जैक्टली मैं उसको पॉइंट आउट नहीं करना चाहती, बट मैं उसी के बारे में बात करती थी कि पार्लर्स में जो है लोग जाते हैं, स्पेशली बॉयज। अगर मैं बियर्ड की बात करूँ, पैची बियर्ड या वट एवर इट इज, सो वहां पर जाके वो लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। अच्छा, वो जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो ट्रीटमेंट भी जितना टाइम एक्चुअली लगता है उससे कम समय में वो लोग देते हैं, कम अमाउंट, बजट में भी कम होता है, तो लोग इजिली उनकी तरफ अट्रैक्ट होके चले जाते हैं। एंड देन 1-2 घंटे बाद ही या 1 दिन बाद ही फिर वो एक रील बनाते हैं जिसमें हमने यहाँ से करवाया बट वो तो बहुत बेकार निकला एंड ऑल, सो उनको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। अब बियर्ड शेपिंग की बात या करें, हाँ हम लोग अपने सेंटर पे अभी काफी बियर्ड शेपिंग बॉयज की कर रहे हैं। देखिए मैं फिर से वही बोलूंगा, मतलब आप देखिए कुछ जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर जो टेक्नीशियन लोग काम करते हैं उनके पास एक प्रॉपर सर्टिफाइड ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होता है कि उन्होंने इस चीज में ट्रेनिंग ली है, देन दे आर एंटाइटल्ड लीगली टू डू दैट प्रोसीजर। हमारे यहाँ पर सबको सब कुछ करना है पर ट्रेनिंग नहीं लेना है। अगर मैं ट्रेनिंग नहीं लूंगा, इवन आई एम ए डॉक्टर, पर अगर मैंने किसी पर्टिकुलर लेजर की ट्रेनिंग नहीं ली है तो फिर मैं मोरली और एथिकली तो गलत हूँ। मैं पेशेंट के साथ भी गलत कर रहा हूँ, खुद के साथ भी गलत कर रहा हूँ। तो पार्लर में अगर कोई पार्लर में कोई डर्मेटोलॉजिस्ट विजिट करता है तो अगर उन्होंने किसी को हायर कर रखा है देन इट इज ओके। पर अगर वहां पर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट ही नहीं है, अगर मान लीजिए कि लेजर से कुछ अनटूवर्ड इफेक्ट आ गया, रैश हो गया या आपने बताया बर्न हो गया, ब्लैक हो गया, हु विल मैनेज? देयर इज नोबडी टू मैनेज। फिर हेयर साइकिल कैसी होती है, हेयर साइकिल कितने दिनों की होती है, उसमें कितने फेज होते हैं, फिर हार्मोन्स का हेयर पे क्या फर्क, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हार्मोनल इश्यूज का आपको इन्वेस्टिगेशन कराना है, ये सब पार्लर में कैसे होगा? एग्जैक्टली। इट इज नॉट, ये कंप्यूटर या मशीन नहीं है कि आपने लेजर ऑन किया चला दिया खत्म हो गया। आपको तो उसकी मैकेनिज्म और पैथोलॉजी समझनी पड़ेगी तभी तो आप उसको ट्रीट कर पाओगे। तो मेरा ऑडियंस का ये कहना है कि अगर आपको करवाना ही है देन व्हाई डोंट यू गो फॉर अ प्रोफेशनल एडवाइस एंड प्रोफेशनल कंसल्टेशन। मतलब बहुत सारे ब्रांडिंग और मार्केटिंग के अलावा आपको डीप में जाके थोड़ा सर्च करना पड़ता है। इट इज इशू ऑफ योर फेस एंड बॉडी, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। एग्जैक्टली। अच्छा, यूजुअली एक्ने या पिंपल्स को लेकर ये कहा जाता है कि ये ओनली टीनेज में प्रॉब्लम आती है या फिर सिर्फ लड़कियों को प्रॉब्लम रहती है, लेकिन कई हमने ऐसे मेल्स भी देखे हैं, बॉयज भी देखे हैं जिन्हें पिंपल्स या एक्नेज होते हैं। सो ये जो मिथ है इसको आप कैसे ब्रेक करना चाहते हैं और इसके लिए हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? जेंडर का इसमें कोई रोल ही नहीं है। बॉयज और गर्ल्स में मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो लगभग इक्वली है। उतना ही कॉमन है बॉयज में, उतना ही कॉमन है गर्ल्स में। हाँ, एक एडल्ट ऑनसेट एक्ने आजकल एक नया एंटिटी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। 30+ में जनरली एक्ने कम हो जाते हैं, पर फीमेल्स में आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज नहीं होती है, दिन भर बैठे रहते हैं और जंक भी चलता है, शुगर, वाइट वाइट रिफाइंड शुगर भी चलता है। उससे हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं बॉडी में फीमेल्स में, और फिर नया एक एक्ने का फ्लेयर और क्रॉप्स आ जाते हैं। उसको बोलते हैं एडल्ट ऑनसेट एक्ने, जो कि फीमेल्स में ही ज्यादातर। बाकी जो नॉर्मल वाला जो एक्ने है 12 to 28 या 30 वाला, जो टीन वाला एक्ने आप बोल रहे हो, वो तो लगभग दोनों जेंडर्स में सेम है और दोनों के लिए उतना ही डिसेबलिंग है वो। मतलब अभी शायद 6 मंथ्स पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था, तो ही अटेम्प्टेड सुसाइड फॉर 2 times बिकॉज ऑफ एक्ने। और मैंने उसका वो बना के कंटेंट और हमने शेयर भी किया था कि मतलब एक्ने जैसी, जिसको हम कुछ समझते ही नहीं, वो आपकी कॉन्फिडेंस पे, आपकी पर्सनालिटी पे, या आप जहाँ जा रहे हैं वहां पर आप कैसे दिख रहे हैं उस पर आप कितना असर डालता है। एक्ने एक्ने को इतना छोटा भी समझते हैं लोग, उतना छोटा है नहीं। उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ एक्ने ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इस पर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं और ये पाया गया कि एक्ने कैन बी डिप्रेसिंग, मतलब इट कैन बी ए कॉज ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो, क्योंकि लोग सोशली होना बंद कर देते हैं। हम लोग यही है कि हम अपने आसपास में जितना अवेयरनेस, आप एज एन गवर्नमेंट जितना अवेयरनेस फैला सके फैलाएं, हम एज एन मीडिया पर्सन अगर हम जितना अवेयरनेस लोगों में फैला सकते हैं। अच्छा, हार्मोनल एक्ने और लाइफ बेस्ड एक्ने, इसमें क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि यूजुअली लोगों को लगता है कि एक्नेज आर सेम, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है और कैसे लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि उनको ये लाइफ या बेसिक एक्ने हो रहा है या ये हार्मोनल बेस्ड है? हाँ, जो हार्मोनल एक्ने होता है जिसका दूसरा नाम एडल्ट ऑनसेट एक्ने है, उसमें जनरली लोअर फेस ऑफ द एरिया है वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है, मैंडिबुलर एरिया, जॉ लाइन के आसपास में।
और उसमें पस्ट्यूलर या इन्फ्लामेटरी एक्ने ज़्यादा होता है। वो जनरली 30+ ईयर्स में होता है और जनरली उन फीमेल्स में होता है जिनका मेंसेस साइकिल जो है वो गड़बड़ाया हुआ है, वेट ज़्यादा है और फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और उसको फिर हम इजीली ट्रीट भी कर सकते हैं। उसमें रिकरेंस होता है अगर उन्होंने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया। अगेन लाइफस्टाइल पे बात आ जाती है। हाँ। मेरी सारी बातें घूम के लाइफस्टाइल पे आती है। जी। तो अगर लाइफस्टाइल आपकी गड़बड़ है तो हम कितना भी मेडिकेशन कर लें, अगर आपकी तरफ से मेहनत नहीं हो रही है तो फिर आप सारा ठीक रहा डॉक्टर पर नहीं थोप सकते। और जो लाइफस्टाइल वाला एक्ने है वो फिर बाकी सब कंडीशंस पे डिपेंड करता है, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, डाइट हो गया, या आपका वर्कआउट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, सन एक्सपोजर हो गया, या आप कितना, बहुत सारे जो गर्ल्स हैं वो कॉस्मेटिक्स की बहुत शौकीन, उनके पास 10-15 का एकदम जखीरा होता है खजाना, तो वो दिन में 10-15 चीजें लगाती रहती हैं, हर 2 घंटे में उनको कुछ लगाना हो। तो आप स्किन के साथ एक ट्रॉमा कर रहे हो, स्किन को इतना ज़रूरत ही नहीं है, उसको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस तो दो। तो जब इतना सारा आप कुछ लगाएंगे तो आपके जो पोर्स है वो सब क्लॉग्ड हो जाते हैं और फिर वो एक्ने बढ़ जाते हैं। तो लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो हैं ही, वो इस एज में है, और वो जो हार्मोनल एक्ने है वो जनरली 30+ एज में है। तो मैं जानना चाहूंगी कि हमारी जो डे टू डे फूड हैबिट्स होती हैं वो किस हद तक हमारी स्किन को या हमारी बॉडी को या हमारे हेयर को अफेक्ट कर सकती हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जिस बेल्ट में हम लोग रहते हैं उज्जैन में, हमारे यहाँ पर 90% लोग वेजिटेरियन हैं, है? और वेजिटेरियन डाइट अपने आप में प्रोटीन में उतनी रिच नहीं है, तो आपको अलग से कॉन्शियस होकर प्रोटीन बढ़ाना पड़ता है अपनी डाइट में। तो जनरली हमारे यहाँ पर जो उज्जैन के इंटीरियर जो एरियाज है वहाँ भी मैंने देखा, प्लस उज्जैन में भी देखा कि चाय का बहुत चलन है। यस। एवरीबडी लव्स चाय, बट नोबडी लव्स मिल्क। यस। तो अगर आप चाय पी रहे हैं, ठीक है, दिन में एक आध बार आप चाय पी सकते हो, सुबह उठ के आपने पी लिया, पर आपका प्रोटीन का क्या होगा अगर आप दूध नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आपकी सब्जियों में या फलों में या जो नॉर्मल आपका रोटी सब्जी दाल चावल है उसमें प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन होता है जनरली एनिमल प्रोडक्ट्स में, क्योंकि आप वेजिटेरियन हो तो वो तो बाहर ही हो गया, और दूसरा होता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, वो आपको पसंद नहीं है। दूध देख के, मतलब मैं रोजाना कितनी लड़कियों को मैं अपनी ओपीडी में बोलता हूँ, तो वो बोलती है कि दूध का तो सर आप नाम ही मतलब, मतलब दूध से लोग इतना इस कदर तक लोग उसको हेट करते हैं, पर दूध में प्रोटीन, दूध आपको, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है, कुछ लोगों को नहीं डाइजेस्ट होता है, तो आप दही ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। स्प्राउट्स इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इज वेरी इजी टू मेक। अगर आप हॉस्टलर हैं या आप आउटसाइड रहते हैं, आप फैमिली के साथ नहीं, तब भी आप स्प्राउट्स इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। पर नोबडी गिव्स केयर, नोबडी केयर्स अबाउट प्रोटीन। वो एक मतलब ये मैनेज ही नहीं कर रहे, कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, वो ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने कितना इस महीने स्किन केयर प्रोडक्ट मंगाया है, पर हमने कितना ग्राम प्रोटीन रोज खाया है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। देता है। एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, तो आपने मल्टीपल चीजें अभी बताई, लेकिन अगर हम डे टू डे, अगर हम ऑन बेसिक पे बात करें, सो वो क्या 2-3 चीजें हैं जो लोगों को अपनी डाइट में आज से लानी ही लानी चाहिए और डेली उसको खाना ही खाना चाहिए अगर वो वेजिटेरियन है तो? देखिए, WHO का रिकमेंडेशन है 1 to 1.5 ग्राम पर किलोग्राम। अगर समझो आप 50 kg आपका वेट है तो 50 to 70 ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए। ओके। अगर आपने 2 कटोरी दाल खा ली या थोड़ा कुछ खा लिया तो आपको 5-10 ग्राम उसमें मिल गया, बाकी आपकी बॉडी में प्रोटीन गया ही नहीं। तो आपको कॉन्शियसली होकर, जो मैंने आपको बताया, आपको कैलकुलेट करके प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, पीनट बटर इज ए गुड थिंग। फिर सोयाबीन में बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो सोया चाप हो गया, सोया चंक हो गया, आजकल सोया मिल्क मिलता है, आलमंड मिल्क मिलता है। तो अगर आपको जो नॉर्मल मिल्क है उससे आपको कोई एलर्जी है तो आप दूसरी तरह के कोकोनट मिल्क होता है, उस समय प्रोटीन होता है। राजमा हो गया, छोला हो गया, इस समय प्रोटीन होता है। तो आपको एक प्रोटीन की डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोटीन डायरेक्टली जुड़ा है हमारी स्किन और हेयर से। हेयर तो हमारे प्रोटीन के बने होते हैं। अगर आपके डाइट में प्रोटीन नहीं है तो मैं तो पेशेंट को ट्रीटमेंट ही नहीं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ पहले आप 1 महीना प्रोटीन खा के आओ, फिर हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। अच्छा, आजकल ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन भी है, साथ ही साथ वीगन, तो अब उन लोगों के लिए क्या, जो नॉर्मल चीजें हैं उन लोगों के लिए? वीगन के लिए फिर आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन में जाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको कहा ना अभी, जैसे सोयाबीन है, तो सोयाबीन इज अ वेरी गुड सोर्स। फिर कुछ सीड्स आजकल काफी ट्रेंड में चल रहे हैं, तो सीड्स में अलग अलग वेराइटीज होती हैं, फ्लैक्स सीड्स होती हैं या सूरजमुखी की सीड्स होती हैं, इस तरह की सीड्स हैं, तो वो फिर आप ले सकते हैं, उसमें प्रोटीन होता है। पर अगर आप वीगन है तो फिर चीजें आपको थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेट होती है, क्योंकि कैल्शियम आपको कहाँ से मिलेगा? कैल्शियम आपको मिलता है डेयरी प्रोडक्ट से। B12 की आपको कमी हो जाएगी, तो B12, D3, कैल्शियम, ये सब भी अगर डेफिशिएंट है तो फिर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम तो हो ही सकता है। ओके, सो अब हेयर फॉल की बात आई है, तो नॉर्मली कितना हेयर फॉल होना चाहिए, और अगर उससे एक्सेस हो रहा है सो फिर क्या लोगों को
अदर आगे बढ़ना चाहिए उसको लेकर? देखिए, अगर बुकिश अगर हम बात करें तो 50 टू 80 इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल। 24 आवर्स में 50 टू 80 अगर हेयर स्ट्रैंड्स गिर रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉर्मल है। मोर देन 100 इज एबनॉर्मल। ओके। हाँ, अगर आपको उसको ऐसे देखना है तो आप उसको हम बेसिन टेस्ट बोल सकते हैं कि आपने जैसे कॉम किया और आप बेसिन के अंदर बालों को कॉम कर रहे हो, तो आप देखो कि बेसिन में कितने बाल गिर रहे हैं। अगर आपको पूरे बेसिन में बाल ही बाल दिख रहे हैं, आपके पिलो कवर पे, आपके बेडशीट पे, आपके कॉम्ब में जब भी आप कॉम या करते आप हो तो ऐसे ले रहे हो 20-25, तो हाँ, अगर तो निकल तो रहे फिर आप तो हेयर फिर फॉल में आप आ गए हो। वो फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नाउ इट इज द टाइम टू टेक ट्रीटमेंट, क्योंकि कई बार ये इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। स्ट्रेस की अगर हम बात करें, हमने बात डाइट पे की, एंड सो जो स्ट्रेस है, अगर वो कितना हमारे हेयर फॉल को कितना वो करता है कि हमारे हेयर्स के लिए सही है नहीं, ऑफ कोर्स इट इज नॉट, बट लोग यूजुअली स्ट्रेस में आ जाते हैं और उसके बाद उनको काफी प्रॉब्लमैटिक्स होने लगते हैं उनके स्किन एंड हेयर फॉल से रिलेटेड। सो उसको लेकर आपका क्या कहना स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस है? ऑफ हेयर फॉल नाउअडेज, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी आज जो अर्बन लाइफ हो गई है, अर्बन लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रेस। हमारे पास डेडलाइंस होती है, हमारे पास टारगेट्स होते हैं, हमारे पास स्क्रीन होती है, हम रात में ठीक से सोते नहीं हैं। मतलब अभी एक सर्वे हुआ था तो अर्बन जो एरियाज हैं, सिटी एरियाज, 10 में से 8 लोग नींद पूरी नहीं कर रहे हैं। तो जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपका अपने आप कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, दैट हैम्पर्स योर हेयर साइकिल, हेयर ग्रोथ। तो हेयर फॉल तो होना ही है। तो स्ट्रेस इज मेजर रीजन। स्ट्रेस के लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा, जब लोगों को हेयर फॉल स्टार्ट होता है, सो अगेन डॉक्टर के पास नहीं जाना है, हमको तो घर में ही सब कुछ करना है। अब उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनियन का जो जूस होता है वो लगा रहे हैं, कुछ दही लगा रहे हैं, कुछ जो मलाई होती है वो लगा लेते हैं, या मल्टीपल सोशल मीडिया पे देख के पैक्स आते हैं, पैक्स लगा लेते हैं। सो जो नेचुरल रेमेडीज सजेस्ट की जाती है हमें हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से, या यूट्यूब पे जो, या सोशल मीडिया पे, वो कितनी सेफ है और कितनी नहीं? देखिए, नेचुरल रेमेडीज अपनी जगह पर सही हैं। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी साइंटिफिक ज़्यादा स्टडीज नहीं है उस पर मेरा जो मेन पॉइंट है कि आपको पहले कॉज फाइंड आउट करना है। अगर मुझे मेरा बॉडी में आयरन नहीं है, हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो मैं दही बाल्टी भर के भी लगा लूँगा या प्याज का रस खूब सारा लगा लूँगा, मेरे हेयर में कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि मेरी बॉडी में हेयर को बनाने वाली जो चीज़ें हैं वो है ही नहीं। अगर मुझे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, मतलब मेल पैटर्न जिसको बोलते हैं, अगर मेरी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, हेयर थिनिंग हो रही है, तो फिर मैं कितना भी घरेलू उपाय कर लूँगा वो ठीक नहीं होगा। उसके लिए मुझे प्रॉपर कंसल्टेशन लेके एंटी एंड्रोजन जो दवाइयाँ होती हैं वो स्टार्ट करनी ही पड़ेंगी। तो आपको ये तो पता करना पड़ेगा कि आपका कौन से टाइप का हेयर लॉस है या हेयर फॉल है, क्योंकि हेयर फॉल तो एक सिम्टम है, इट इज़ नॉट अ डिजीज। तो उसका कॉज क्या है, जब तक आप कॉज फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आप फिर ऊपरी ऊपरी चीजें करते रहेंगे, तो फिर वो अंदर से ठीक नहीं होगा। सो मतलब हर एक चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए आपको कि कॉज हर, फाइंड आउट करना हाँ, है, उसके लिए फिर आपको प्रोफेशनल की नीड पड़ेगी। अच्छा, एक नॉर्मल वाटर इनटेक एक इंसान को कितना लेना चाहिए पूरे दिन में, जो उसकी स्किन को भी बेनिफिट करे और हेयर को भी बेनिफिट करे? अराउंड 2 to 2.5 लीटर इज, लीटर्स? हाँ, इज जैसे सफिशिएंट। बहुत से लोग होते हैं जो वो रेफरेंस दे देते हैं कि आप नहीं इतना तो लो ही लो, या 5 6 7 लीटर तो आप डेली में पी बहुत ही ज़्यादा लो। में भी प्रॉब्लम है। हाँ आपको हाँ। बैलेंस बना के चलना है, प्लस सीजन टू सीजन भी, जैसे अभी इस सीजन में हमारा इतना पर्सपिरेशन नहीं हो रहा है, हम्म। तो इसमें थोड़ा सा लोगों का वैसे भी इंटेक कम हो जाता है। फिर समर्स में आपको ज़्यादा ध्यान रखना, हाँ नहीं तो आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। अगर आपका वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है तो स्किन डल ऑटोमेटिकली हो जाती है, हेयर की भी शाइनिंग आपकी कम हो जाती है। ओके। तो वाटर इनटेक होना चाहिए, साथ में आपको डाइट का भी। डाइट में आयरन के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा, आयरन की अवेयरनेस भी लोगों में बहुत कम है। आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा फीमेल्स में कॉमन है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लो के कारण हर बार उनका थोड़ा लॉस होता ही है। उसको रिप्लेनिश करने के लिए वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैसा कल्चर है ना, अपने बच्चों को भी दूध पिला दो, पति का भी ध्यान रख लो, आखिरी में फिर हमारा अगर कुछ बचता है, तो टाइम फिर बचता है हाँ या हाँ रिसोर्सेज हाँ बचते हैं, हाँ तो फिर हमारी फिर बारी आती है। हाँ तो फिर अधिकतर फीमेल्स में पैरों में दर्द शाम के समय, हाँ। कमर दर्द, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये सब आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम है। फिर वो हेयर फॉल हमारे पास तब आते हैं जब सीवियर हेयर फॉल हो जाता है। तो छोटे मोटे सिम्टम्स में तो अभी भी आप रैंडमली 5 फीमेल से कराओगे तो 10 के अंदर ही आएगा सबका। अच्छा, ओके। सो अब मैं जानना चाहूंगी कि हम ट्रीटमेंट्स पे आते हैं। आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो स्किन के लिए
फीमेल्स या मेल्स लेते हैं, और सेम अप्लाइज टू हेयर, कि हेयर के लिए भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्किन के लिए आजकल कौन कौन से ट्रीटमेंट पॉपुलर है और वो कितने सेफ है, एंड सेम हेयर के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कैसे होते हैं, एंड वो कितने सेफ है। हाँ, देखिए, मेडिसिन्स के अलावा अगर हम बात करने जाएंगे तो लेज़र्स अभी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एकदम आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी वाले आ गए हैं मार्केट में, जो कि अधिकतर यूएस एफडीए अप्रूव्ड है। तो सेफ्टी वाइज वो पूरी तरह सेफ है और इफेक्टिव भी हैं। जैसे अनवांटेड हेयर के लिए अभी हमने बात किया था, डायोड लेजर होता है। पिगमेंटेशन के लिए एनडी या क्यूसिस लेजर होता है, जिससे हम लेजर टोनिंग कर सकते हैं, बर्थ मार्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं, टैटू को हम रिमूव कर सकते हैं। फिर आपके एक्ने स्कार इज वेरी कॉमन, क्योंकि जब एक्ने ठीक हो जाता है तो उसके स्कार्स फिर हमको दिखते हैं। तो एक्ने स्कार्स के लिए फ्रैक्शनल CO2 लेजर होता है। चिकन पॉक्स इज वेरी कॉमन, चिकन पॉक्स के स्कार बचपन के, उसको हम फ्रैक्शनल CO2, स्ट्रेच मार्क्स के लिए हम फ्रैक्शनल CO2 कर सकते हैं। फिर स्किन टैग होते हैं, मोल्स होते हैं, तिल होते हैं, वॉर्ट होते हैं, ये बहुत सब कॉमन है। मतलब हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए एब्लेटिव CO2 लेजर होता है। ये सब मतलब कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, और ये काफी समय से मार्केट में और ट्राइड एंड टेस्टेड है विद टाइम्स। आपने दो पॉइंट्स लिए, पिगमेंटेशन एंड टैटूज। सो अगर हम इंडियन स्किन देखें तो इंडियन स्किन में ना पिगमेंटेशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हर किसी को होता है, स्पेशली अगर हम हमारे माउथ वाले एरिया की बात करें या ये साइड ऑफ नोज, तो वहां पर ना बहुत पिगमेंटेड होता है, या हमारे एल्बोज ले ले, नीज ले ले, गर्दन पे। सो ये क्यों होता है इंडियन स्किन में ही इतना क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ वेदर या एटमोसफियर या व्हाट इट इज? इंडियन स्किन में मेलेनिन ज़्यादा बनता है। देखिए, जब हम सन एक्सपोजर में जाएंगे, स्किन खुद को प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्शन के लिए मेलेनिन का प्रोडक्शन होता है। जब मेलेनिन प्रोड्यूस होता है तो वो पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करता है। तो जैसे मिलाज्मा हो गया, इट इज़ वेरी कॉमन। आपने जो बताया पेरिओरल डर्मेटाइटिस, ये होता है मेनली ड्राइनेस से, या हम लिकिंग करते हैं जीभ से, लिप्स को बार बार टच करते रहते हैं, उससे पिगमेंटेशन हो जाता है। या कई बार एक्सेसिव यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स हैं, स्किन को हम एब्यूज कर देते हैं, उससे भी होता है। नेक पे जो मैंने बताया था एक्नेथोसिस होता है, वो जनरली ओवरवेट से होता है। तो इंडियन स्किन में ये बात सही है, पिगमेंटेशन प्रोन स्किन होती है इंडियन स्किन, तो आपको उतना ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ओके, एंड अगर मैं टैटूज की बात करूँ तो टैटूज जनरली करवाने में बहुत अच्छे लगते हैं, दिखते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो हमारी स्किन को कितनी लेयर तक डैमेज कर देते हैं, या फ्यूचर में वो कितना हार्मफुल हो सकता है? टैटू अगर आपने किसी प्रोफेशनल सेंटर पे बनवाया है, जहाँ पे सारे स्टेराइल जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होते हैं वो अगर उन्होंने फॉलो किए हैं, तो फिर टैटू इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है बनवाना, बशर्ते आपको कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना हो। जैसे अगर कोई आपको किलॉइडल टेंडेंसी, कि आपने जहाँ भी चोट लगती है वहाँ आपको गठान या किलॉइड बन जाता है, तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टैटू। या आपको कोई कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस होता है इंक से, तो फिर आपको टैटू नहीं बनवाना चाहिए। जैसे इंक यूजुअली स्किन में जाता है, सो वो डैमेज करता है लेयर्स ऑफ स्किन को, नहीं, या वो स्किन में जाके डिपॉजिट हो जाता है। ओके, मतलब वो डर्मिस की लेयर तक जाता है। और मैंने कहा ना, अगर आप नॉर्मल आपकी स्किन है और जो सेंटर है वो एकदम प्रोफेशनल है, तो क्योंकि आप देखें ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेके क्रिकेटर से लेके आजकल तो फुल बॉडी में लोग टैटू करवा रहे हैं। तो अगर वो इतना ही अनसेफ होता है तो फिर लोग करवाते हैं। टैटू बनवाना इज नॉर्मल, बशर्ते जो सेंटर है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। ओके, सो एक डमाट के लिए सोशल मीडिया पर जो मिस इन्फॉर्मेशन जाती है या मल्टीपल चीजें जाती है कि आपके लिए ये बेटर है, वो बेटर है, वो कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? या इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस या इन टर्म्स ऑफ लोगों की स्किन से रिलेटेड अगर हम बात, आप ये पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो मिथ्स चल रहे हैं वो कितने मिस इन्फॉर्मेशन या मिथ्स बोल रहे हैं हम, वो उसको डिबंक करने में हमको पसीना आ जाता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग तो इन्फॉर्म्ड आते हैं और वो कट्टर होते हैं। मतलब उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर उन्होंने देख लिया, उनको पहले तो ये बताना पड़ता है मुझे कि सोशल मीडिया पे जो है वो फैक्चुअल नहीं है। जरूरी नहीं कि वो फैक्चुअल, मैंने अपना ओपिनियन रख दिया, आपने रख दिया, उन्होंने रख दिया, सब आ जाएगा सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे स्क्रीन करने वाला कोई है ही नहीं कि ये लीगल इन्फॉर्मेशन है, वैलिड है और ये एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे जो भी इंफॉर्मेशन है जरूरी नहीं है कि वो सच हो। फिर आपको ये देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन जो भी बंदा दे रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्या वो एक क्लिनिशियन है, क्या वो एक डॉक्टर है, क्या उसकी कोई रेपुटेशन है। अगर मैंने कल से कोई गलत बात सोशल मीडिया पे बोल दी, तो क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ एक रेपुटेड सिटी में, तो अगर मैं कुछ गलत करता हूँ, गलत बोलता हूँ, तो मेरी कैरियर पे असर डालेगा ना। लेकिन अगर मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ, मतलब मैं क्वैक हूँ, मैं बिना डिग्री के कुछ भी
दे रहा हूँ, तो अगर मैं कुछ गलत भी बोल दूंगा तो आई हैव नथिंग टू लूज ना, मतलब मेरा क्या जाएगा, मेरे खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं होगी एक्शन। क्योंकि मेरे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हम्म। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि जहां से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो उसका सोर्स क्या है और जो देने वाला है उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। ओके। सो अब चूंकि सोशल मीडिया की बात करें तो आप ही हाल ही में सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए हैं एंड काफ़ी सारी रील्स मैं खुद आपकी देखती हूँ। सो देख के मुझे अच्छा लगता है जिस तरह से आप कंटेंट बना रहे हैं। ये आइडिया कैसे आया कि आप सोशल, चूंकि अभी सोशल मीडिया का चलन तो ऑफकोर्स ही बात है उससे भी आया होगा, बट स्टिल एक कुछ चीज़, कुछ रील्स आपने भी देखी होंगी कि नहीं ये तो मिस इन्फॉर्मेशन या मिथ है। अब एज एन डर्मेट ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों को अगर फिजिकली काउंसलिंग कर रहा हूँ सब सोशल मीडिया पर भी काउंसलिंग करूँ। सो कैसे वो थॉट आया एंड जो कंटेंट आप दे रहे हैं उसका कैसे थॉट आता है, क्योंकि आप नए नए ट्रेंड्स उसमें अपनाते हैं। सो वो कैसे स्टार्ट किया आपने? इसके पीछे भी एक कहानी है। एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। मेरी हाँ। मेरी प्रैक्टिस बाबा महाकाल की कृपा से बिजी प्रैक्टिस है, हाँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिलता भी नहीं है। मुझे कुछ पेशेंट्स ने ऐसा कहा कि सर अगर आप जैसे लोग जो आप हमको सामने बताते हैं इतना सारा समझाते हैं, बोले आप प्लेटफॉर्म्स पे क्यों नहीं बताते। तो मैंने बोला कि टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो बोले आपको टाइम निकालना चाहिए। बोले सोशल मीडिया पे इतनी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, तो बोले अगर बुराई इतनी हावी हो रही है तो अच्छाई को भी टक्कर देनी पड़ेगी, तभी तो बराबरी का मुकाबला होगा। तो मुझे बात थोड़ी सी टच कर गई उन पेशेंट्स की कि हाँ मुझे भी अपना अपने लेवल पे कुछ अवेयरनेस लेके आना चाहिए, जिससे क्योंकि सोशल मीडिया आपको थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ पीपल से जुड़ने का एक साथ मौका देता है। तो दूसरी बात मेरा जो अभी चल रहा है दिमाग में कि मुझे उज्जैन सेंट्रिक कंटेंट बनाना है, क्योंकि उज्जैन इज माय एरिया। मतलब उज्जैन ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उज्जैन के लिए कुछ अपनी तरफ से कर सकूं। अब चूंकि हम इसकी बात करें इसके बाद हम अगेन एक बार जेंसिस वाले टॉपिक पे आएंगे, बट यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर हम आपके काफ़ी वीडियोस देखते हैं एंड आपके कहीं ना कहीं पेशेंट्स के रिव्यूज भी देखते हैं। सो एक जो कंसिस्टेंसी आपने अपने पेशेंट्स में बना के रखी है टू ट्रीट देम, टू क्योर देम इन अ बेस्ट वे पॉसिबल, वो आप कैसे मेंटेन करते हैं? क्या क्या आप क्या ध्यान में रखते हैं जब आप अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं या कोई भी सोशल मीडिया पर अवेयरनेस को रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं? सो क्या चीज़ें चल रही होती देखिए मेरे दिमाग में एक ही बात रहती है कि जब पेशेंट मेरे सामने होता है तो मैं एक ही बात सोचता हूँ कि अगर मैं वहाँ बैठा होता उसकी जगह पे तो मेरा कैसा, मैं कैसे बिहेव है? करता। हाँ। मैं बस वैसे बिहेव करता, बस एक ही बात दिमाग में रखता हूँ, तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि मैं उसी की जगह पे बैठा हूँ। तो मेरे एथिक्स, मेरी नीयत, देखिए पेशेंट आप बहुत ज़्यादा समझदार और मैच्योर होते हैं। आपकी आंखों से ही पेशेंट समझ जाते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप साफ नीयत से प्रॉपर तरीके से एथिक्स के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर आपका काम अच्छा होना ही है। और उसका जब प्रूव ये होता है कि सर मेरी पूरी फैमिली को मैं ले आया, या कुछ गांव है इधर अपने सांवेर के पास में, वो पूरे गांव में 80% लोग मेरे पास आ चुके हैं, बोले सर हमारा तो पूरा गांव ही आपका पेशेंट। तो वो वर्ड ऑफ माउथ है। वर्ड ऑफ माउथ तभी बनता है जब आपका काम सॉलिड है और एथिकल है, उसमें कोई भी गड़बड़े नहीं है। तो देखिए गड़बड़े का स्कोप हर फील्ड में है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि अपन इतने लकी, हम उज्जैन में रहते हैं, बाबा महाकाल की नगरी में रहते हैं, ऑलरेडी सब कुछ ठीक है, तो फिर आपको उसका कोई अंत नहीं है ना। जो गड़बड़ चीजों का तो कोई अंत नहीं है। तो आपको तो ये सोचना है कि आप पेशेंट की जगह हो तो आपका काम अपने आप सही रहेगा। एग्जैक्टली क्योंकि जब एक डॉक्टर पेशेंट की जगह रहकर खुद सोचता है ना, तो जब उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसका रिजल्ट भी उतना ही इम्पैक्टफुल दिखता है सामने। एंड अगेन वेल सेड की नियत, अच्छी नियत से अगर आप कुछ करोगे तो वो फिर कार्य तो अच्छा Yes. होना ही है। सो हम एक फन एक्टिविटी करेंगे रिलेटेड टू जेंजीज एंड उनका स्किन चेक। सो मैं कुछ क्विक क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी जिसके रिप्लाई आपको करने रहेंगे। Okay. सो 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन एट द एज ऑफ 18 नेसेसरी है या फिर जस्ट एक बना के रखा है? 10 स्टेप्स तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हैं। हाँ 3 to 4 स्टेप्स होना क्या होनी चाहिए। चाहिए वो? प्रॉपर सनस्क्रीन होना चाहिए, हाँ। क्लींजर या फेस वॉश डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्किन एंड सीजन। उसके बाद एक नाइट क्रीम हो सकती है, स्किन लाइटनिंग क्रीम अगर आपको कोई पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, और एक मॉइस्चराइजर। ओके। सो इन्फ्लुएंसर्स के प्रोडक्ट्स बिना डॉक्टर से पूछे यूज करना चाहिए, सेफ या रिस्की? टोटली नो। टोटली नो, बिल्कुल ना सेफ है ना रिस्की, एब्सोल्युटली नो। एब्सोल्युटली नो। ओके। सो फिल्टर्ड सेल्फी से रियल स्किन कंपेयर करना, इट इज mentally good or not, healthy or not mentally? इट इज मेंटली वेरी डिस्टर्बिंग
for you as well as for your friends also. ना खुद का करना चाहिए ना किसी को कंसल्ट हाँ, करना चाहिए, हाँ। राइट? ओके। सो ओवरनाइट ग्लो ट्रीटमेंट्स रियल्स होते हैं या स्कैम होते हैं? यूजुअली जेंजीज में ये बहुत है कि हम ओवरनाइट कोई ग्लो क्रीम लगा लिया, ट्रीटमेंट ले लिया। सो ओवरनाइट ग्लो ट्रीटमेंट तो नहीं होता है, पर इंस्टेंट हम थोड़ा स्किन को रिजुविनेट कर सकते हैं। कुछ पार्टी पील्स होती हैं या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो आपको, अगर कल फंक्शन है, अगर आज आप आ गए तो आपको कल के लिए आपका फेस थोड़ा सा तैयार कर देंगे। बाकी मिरेकुलस कुछ नहीं होता है। ओके, सो एक और बहुत ज्यादा मिथ रहता है जेंजीज में, वो ये रहता है कि एक्ने सिर्फ ऑयली स्किन वालों को होता है। सो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जनरली ऑयली स्किन वालों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पर ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन में भी एक्ने हो जाता है। ओके, सनस्क्रीन सिर्फ बाहर जाने पर ही जरूरी होता है? टोटल नो है। No. सनस्क्रीन तो आपको इंडोर्स हो या आउटडोर्स आपको दिन में कितनी बार हमें लगाना चाहिए? क्राइटेरिया है 9 AM, 12 नून एंड 3 PM। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सवाल सनस्क्रीन को लेकर ना, बहुत कैसे लगाना है वो भी एक सबसे बड़ा सवाल है और बहुत कंफ्यूजन है, स्पेशली जो हमारे टीनेजर्स या अडल्ट हैं उनमें कैसे लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम वीडियोस देखें तो उसमें मोस्ट ऑफ द ये रहता है कि 2 फिंगर रूल अप्लाई करते हैं। फुल फिंगर 2FT होता है, फिंगर टिप यूनिट, 2 फिंगर टिप यूनिट। टिप यूनिट होता है या फुल? फुल। सो दैट इज गुड। अगर आप ऐसे लगा रहे हैं तो सही चलेगा, वो प्रॉपर क्वांटिटी है। ओके। अगेन, नेचुरल चीजें कभी साइड इफेक्ट नहीं करती, ये नहीं, ये तो बहुत बड़ा मिथ है। मतलब इसका एग्जांपल दे सकता हूँ, कोविड में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा खाड़ा पिया कि कोविड से बचने का, उसमें से बहुत सारे लोगों को छाले हो गए पेट में। तो अति तो आपको करना ही नहीं है। तो उसमें मतलब आपको नॉर्मल अपना विवेक ध्यान रखना, अपना जजमेंट लेना है आपको। हाँ। मैंने कहा ना, हर चीज में आप ही रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो एक और मिथ है, हालांकि इसका जवाब आपने कुछ सवालों में दे दिया है, बट अगेन, कि लेजर ट्रीटमेंट्स स्किन को परमानेंटली डैमेज कर देती है। नहीं, बल्कि परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं, ओके। हेयर फॉल का मतलब हमेशा बॉल्डनेस होता है कि हम पूरे ही हेयर फॉल हो रहा है तो हम पूरे नहीं, हेयर फॉल की ग्रेडिंग होती है 1 to 6। 5 to 6 में बॉल्डनेस आती है। स्टार्टिंग होती है मेल्स में, लड़कों में हेयर लाइन रिसेशन होता है, ये मेल पैटर्न होता है। कभी भी मेल्स के यहाँ से बाल कम हो जाते हैं, मेरे भी शुरू हो गए हैं, तो मैं भी ट्रीटमेंट करता हूँ। तो यहाँ से शुरू होते हैं, फिर दूसरा होता है हेयर थिनिंग, तीसरा होता है डेंसिटी कम होता है। फीमेल में होता है मिड लाइन पार्टीशन, ये जो बीच वाली आपकी जो मांग होती है, ये चौड़ी होने लग जाती है। फीमेल्स के आगे के हमेशा बाल पूरे रहेंगे, कितने भी हेयर फॉल हो जाए, यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। फीमेल में यहाँ से पार्टीशन ब्रॉड हो जाता है, मेल्स में यहाँ से रेसेशन शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, गर्ल्स के लिए मदर्स या सिस्टर्स या मौसी या नानी, बॉयज के लिए पापा, चाचा, दादा, अगर किसी को भी हिस्ट्री है तो यू शुड बी वेरी कॉशियस। ओके, एंड फेयर स्किन इक्वल्स टू हेल्दी स्किन? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना अभी। सो कुछ और क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे एंड देन इस पॉडकास्ट को हम अंत पे लेके आएंगे। आजकल ना एक ट्रीटमेंट बहुत चल रहा है फॉर स्किन एंड हेयर आल्सो, निडलिंग वाला, जो माइक्रो निडल वाला। सो वो कब लेना चाहिए, वो सेफ है नहीं है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, एक होता है PRP करके, प्लेटेड रिच प्लाज्मा, तो वो भी आजकल बहुत ट्रेंड में, हम लोग करते हैं सेंटर पे, बहुत इफेक्टिव भी है वो। तो आपका थोड़ा सा ब्लड सैंपल निकालेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स को सेपरेट करके स्कैल्प में इंजेक्ट कर देंगे। माइक्रो नीडलिंग ये होता है कि जैसे डर्मा रोलर या डर्मा पेन हमने यूज किया, उसमें छोटी छोटी नीडल्स होती हैं, उसकी अलग अलग डेप्थ होती है, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, उतनी डेप्थ तक आप स्किन को ट्रॉमा देते हैं। स्किन को ट्रॉमा देने से फॉलिकल्स स्टिमुलेट होते हैं, हेयर फॉलिकल्स के स्टिमुलेशन से ग्रोथ होती है, और वहां पर कुछ लोकल फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो ग्रोथ को हेल्प करते हैं। पर अगेन ये क्वेश्चन है, घर में नहीं करना है। क्योंकि माइक्रो नीडलिंग तभी काम करती है जब आप पिन पॉइंट ब्लीडिंग इंड्यूस करते हैं। अगर आप उसको ऐसे चला रहे हैं टाइम पास के लिए, बहुत सारे पेशेंट है मेरे, सर हम तो करते रहते हैं डर्मा रोलर। हाँ, आजकल प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं माइक्रो नीडलिंग, लेकिन जब तक आप पिन पॉइंट ब्लीडिंग इंड्यूस नहीं करेंगे तब तक वो काम करनी है। आप घर में पिन पॉइंट ब्लीडिंग करोगे, आपको अगले दिन इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके प्रोटोकॉल्स आपको पता नहीं है ना, तो फिर वहां पे आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेना है। ओके, सो तो माइक्रो नीडलिंग वर्क्स फेस में, हेयर में, दोनों में अच्छा काम करता है, पर डोंट डू इट बाय योरसेल्फ। अच्छा, ओके, अगर किसी लड़की या लड़के की शादी हो रही है, सो उससे पहले, बिफोर मैरिज, उसको कितने दिनों या कितने महीनों पहले डर्मेट के पास जाना चाहिए, और क्या बेसिक चीजें हैं उसको अपनी स्किन रिलेटेड चीजें उसको अब करना स्टार्ट कर देनी चाहिए, वेदर इट इज हिज और हर डाइट, वेदर इट इज नॉर्मली स्किन केयर रूटीन, क्या क्या चीजें होती हैं? अगर समझिए कि हमारे पास 3 to 4 मंथ्स का समय है, तो आइडियली हमको स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट आते हैं 20 दिन पहले, तो दैट इज नॉट डन। आपको 3-4 महीने पहले शुरू करना है।
आपको प्रॉपर सनस्क्रीन शुरू करना है, सन प्रोटेक्शन शुरू करना है, डाइट बैलेंस लेना है, वाटर इनटेक का ध्यान रखना है, वर्कआउट करना है, स्लीप पूरी करना है। फिर आप एक पैकेज में, जैसे हम लोग जो शुरू करते हैं कार्बन फेशियल और केमिकल पीलिंग से हम लोग शुरू करते हैं, उसके 2 या 3 सेशन होते हैं। फिर आखिरी में हम लोग जैसे कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट या हाइड्रा फेशियल पेशेंट की डिमांड पर वो हम लोग कर सकते हैं, और कई बार हम लोग लेजर टोनिंग भी करते हैं। तो एक फेस हमारा वेडिंग के हिसाब से रेडी हो जाता है। तो फिर लाइट मेकअप में भी आपका काम हो जाता है, आपको फेस को छुपाना नहीं पड़ता है। ओके, तो फिर कंसीलर नहीं लगाना पड़ता। हाँ एक्चुअली है ना, बहुत से लोगों में ये भी रहता है कि अगर हम बिफोर मैरिज, अगर कुछ महीनों पहले या कुछ दिनों पहले डर्मेट के पास जा रहे हैं या कुछ फेशियल ट्रीटमेंट्स या ब्राइडल और ग्रूम ट्रीटमेंट्स या पैकेजेस ले रहे हैं, सो उसके बाद फिर हम जब वेडिंग में हमारा मेकअप करवाएंगे या कुछ प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो वो रिएक्ट कर जाएंगे। तो ऐसा भी होता है या ऐसा हमको प्रॉब्लमेटिक, बहुत से लोगों में ये रहता है। ऐसा कोई क्रॉस रिएक्शन नहीं होता। मैंने कहा ना, हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं तो वेडिंग के 15-20 दिन पहले हमारा ट्रीटमेंट फिनिश हो जाता है, उसके बाद फिर आप फ्री हैं। पर अगेन मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि पार्लर में आपको लाइट मेकअप तो चलेगा, हैवी मेकअप आपको वेडिंग के समय, क्योंकि अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन हुआ, आप एक्ने से जूझ रहे हैं और आपने हैवी मेकअप कर लिया, तो पहले दिन तो आपको पता नहीं चलेगा। शादी के 3 दिन, 2-3 दिन की शादी होती है, मेन शादी के दिन आपको इरप्शंस हो जाएंगे, बम्स हो जाएंगे, आप परेशान हो जाओगे। तो आपको जितना लाइट और मिनिमलिस्टिक आप मेकअप रख सकते हैं उतना रखना चाहिए। सो अगर आपको ऑडियंस को हमारी कुछ एडवाइस देनी रहे रिलेटेड टू डाइट, स्किन एंड हेयर, सो वो क्या होगी? डाइट के रिगार्डिंग? हाँ, डाइट, स्किन एंड हेयर, एक एक एडवाइस ओके। अगर कि डेली बेसिस पे अगर वो चाहे तो ये चीजें रूटीन में ला सकते हैं, या कोई भी एक हेल्दी एडवाइस। डाइट के लिए मैं बोलूंगा कि आप अपना प्रोटीन इंटेक को ट्रैक करो कि आप रोज कितना प्रोटीन ले रहे हो, आपकी डाइट में आयरन और कैल्शियम की सोर्सेस हैं कि नहीं। स्किन और हेयर के लिए, स्किन के लिए सबसे पहले आप सनस्क्रीन, एक बढ़िया सा सनस्क्रीन स्टार्ट करो, और उसके लिए आप सोशल मीडिया से ज़्यादा इंक्वायरी मत करो, आप प्रोफेशनल के पास जाओ, आप उनको अपनी स्किन एग्जामिन करवाओ, और फिर आप सनस्क्रीन स्टार्ट करें। सनस्क्रीन इज़ मस्ट। और अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको आउटडोर्स में जाना पड़ता है, धूल में जाना पड़ता है, धूप में जाना पड़ता है, तो प्रॉपर आपको थोड़ा सा मीडियम डेप्थ फेस वॉश भी लेना पड़ेगा जिसमें थोड़ा सैलिसिलिक एसिड हो। और अगर आप घर में रहते हैं, आपकी स्किन ड्राई है, तो माइल्ड क्लींजर से भी काम हो जाएगा। हेयर के लिए डाइट अलोन से आपका 60% काम हो जाता है। एग्रेसिव सैलून ट्रीटमेंट मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ पर्सनली, जैसे कि परमानेंट स्ट्रेटनिंग हो गई या केराटिन और बोटॉक्स। तो डे टू डे प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को वो सूट नहीं करता। अगेन, अगर कोई प्रोफेशनल कर रहा है जिसको सब जानकारी है, ही नोज एवरीथिंग, ही और शी नोज अबाउट इट एवरीथिंग फ्रॉम टिप टू टो, तो फिर आप करवा सकते हो। पर आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि उन्होंने करवाया तो मैं भी करवा लूँ। यहाँ से अगेन सॉरी, आपको थोड़ा सा समय और लूंगी, लेकिन आजकल बोटॉक्स और फिलर्स जो है बहुत ज्यादा चलन में है बिकॉज ऑफ सेलिब्रिटीज। सो उस समय तो जब वो ले रहे हैं ट्रीटमेंट तब तक के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसका लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट देखें तो वो कितना डैमेज कर सकता है या कितना हार्मफुल हो सकता है हमारी स्किन के लिए, और ये सही होता है लेने के लिए बोटॉक्स एंड फिलर्स? देखिए, अब हम एंटी एजिंग स्पेक्ट्रम में बात कर रहे हैं, तो एंटी एजिंग में कुछ चीजें होती हैं इंजेक्टेबल्स में, जैसे कि बोटॉक्स हो गया, फिलर्स हो गया, या कई बार थ्रेड्स हो गया। कुछ एनर्जी बेस्ड डिवाइस होते हैं, जैसे हाइफू मशीन हो गई या आरएफ मशीन हो गई, रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन, जो स्किन टाइटनिंग के लिए काम आती है। तो ऑब्वियसली 15, 18, 20, 25 में तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर प्रॉब्लम हो। हाँ, 40 प्लस 45 प्लस में कभी कभी आपको जैसे सैगिंग होने लगती है ना, क्रोस फीट हो जाते हैं, या आपको फॉरहेड पे फ्राउन लाइंस आ जाती हैं, तो नेजोलेबियल फोल्ड्स बन जाते हैं, तो फिर आपको बोटॉक्स या फिलर्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अगेन, अगर कोई प्रोफेशनल इंजेक्टर है जिसका अच्छा एक्सपीरियंस है और जो डे टू डे करता रहता है, तो फिर आप ले सकते हैं, पर उसकी एक लिमिट होती है। बोटॉक्स या फिलर्स की जो वैलिडिटी होती है, जो उसका इफेक्ट होता है, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स या 1 ईयर, फिर आपको उसको दोबारा से रिपीट सेशन लेना पड़ता है। तो अगर आपका ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है, आप मॉडलिंग में नहीं हो, आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हो, तो फिर आप कोई फंक्शन हो, आपकी खुद की शादी हो या ऐसा कुछ मेजर फंक्शन हो, तो आप वंस इन अ वाइल करवा सकते हैं, पर डोंट मेक इट अ हैबिट, क्योंकि फिर वो उसके बिना आपको चैन ही नहीं पड़ेगा। चैन ही नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली। ओके, सो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड My pleasure. मल्टीपल चीज़ों के बारे में हमें पता चला। कुछ चीज़ों के बारे में शायद मुझे भी जानकारी नहीं थी, बट मुझे भी उन चीज़ों के बारे में पता लगा, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस इस पॉडकास्ट के जरिए फैली हो। लेकिन सवाल आपसे ये है कि आज जब आप अपने इतने सालों की जर्नी को पीछे मुड़कर देखते हैं, सो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको किस बात का होता है?
या मिलता है? देखिए, अगर मैं पर्सनल और फैमिली लाइफ के बारे में बोलूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इस बात का है कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता हूँ। मेरे मम्मी-पापा, मेरी दादी, मेरी वाइफ़ और मेरा बेबी, हम लोग सब साथ में रहते हैं। तो ये शायद एक डॉक्टर के लिए ही पॉसिबल है। अगर मैं हम्म। किसी और फ़ील्ड में होता तो मुझे शायद उज्जैन से बाहर जाना पड़ता। तो पर्सनली मुझे बहुत ही ग्रेटिफाइंग लगता है, अच्छा लगता है कि मैं अपने शहर में हूँ, अपनों के बीच में हूँ। और जहाँ तक प्रोफ़ेशनली बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फ़ील्ड ऐसी है, किसी भी डॉक्टर की फ़ील्ड ऐसी है कि जिसमें हम लोगों की लाइफ़ में विज़िबल चेंजेस ला सकते हैं। तो वो अपने आप में एक एक ऐसा सेंस लाता है जिसको सिर्फ़ महसूस किया जा सकता है, उसको मैं शब्दों में बयाँ नहीं कर सकता। कि मैंने अगर किसी पेशेंट ने आके बोला कि सर मतलब आपने तो सब कुछ बदल दिया या आपने मेरी लाइफ़ कैसे बदल दी। तो जब वो चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं, तो कहीं न कहीं ये भी हमको थोड़ा गर्व भी महसूस होता है कि भगवान ने हमें चुना। हम में और बाकी लोगों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, हम कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए। पर भगवान ने हमें चुना, कहीं न कहीं भगवान का आशीर्वाद रहा, किस्मत हमारे साथ रही, थोड़ी हमने मेहनत भी की। तो उस फ़ील्ड में हम लोग आ गए और फिर हम लोगों की लाइफ़ को चेंज कर पा रहे हैं इन अ पॉज़िटिव वे। तो ये पावर और ये शक्तियाँ बहुत कम लोगों के पास होती हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। और एक जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 8-10 साल में ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उज्जैन के लोगों की जितनी ज़्यादा हो सके मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ उनको कम रिसोर्सेज़ में ट्रीट करने के लिए। तो वो अपने आप में एक अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। वेल, आपने कहा कि ये आपका सौभाग्य है कि आप उज्जैन और उज्जैन के लोगों को ट्रीट कर पा रहे हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये हमारा भी कहीं ना कहीं सौभाग्य है कि आप जैसे डॉक्टर्स जो है उज्जैन में मौजूद है, जो न सिर्फ ट्रीटमेंट देते हैं बट पेशेंट्स को काउंसिल भी हुँ, करते हैं, जो आज के समय में आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इम्पोर्टेंट। एंड क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मेंटली बहुत डिप्रेस रहते हैं रिगार्डिंग स्किन्स एंड ऑल। सो ये हमारा भी अगेन सौभाग्य है, हुँ, और मैं हमारी जनता से, ऑडियंस से यही कहना चाहूंगी कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम सिर्फ आप तक जो है स्किन या हेयर से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो अवेयरनेस है, वो पहुंचाना चाहते थे। एंड डॉक्टर प्रतीक तिवारी से आई थिंक बात करके जो भी मिथ्स या मिसकंसेप्शन आपके अंदर होंगे, अगर आपने ये पूरा पॉडकास्ट देखा हो तो कहीं ना कहीं तक वो दूर हुए होंगे। एंड ऑन दिस नोट अब हम इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। एंड इसी तरह के और भी अच्छे टॉपिक्स हम समय समय पर आपके लिए लाते रहेंगे। हालांकि अगर आप कुछ टॉपिक्स पर चाहते हैं कि हम उस पर बात करें, सो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम आपकी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर गेस्ट बुला के, एक्सपर्ट्स बुला के उनसे बात करेंगे, जो भी मिसकंसेप्शन या मिथ्स हैं उन्हें दूर करेंगे। सो तब तक के लिए आप जनतंत्र देखते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।